नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि प्रोनाउंस की है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर का ये केस है। और यहाँ पर अपीलेंट्स को अक्यूज्ड बनाया गया था, और लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो कंप्लेनेंट्स हैं कई केसेस में फॉर्म शॉपिंग करते हैं। फॉर्म शॉपिंग मीन्स कि जहाँ केस फाइल करना हो वहाँ फाइल ना करते हुए दूसरी जगह पे फाइल कर देते हैं और अपने रॉन्ग और काफ़ी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उसको सप्रेस करते हैं, ताकि एक बदले की भावना से, एक वेंजेंस की भावना से, या फिर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो केसेस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट है काफ़ी एग्जाम्पलरी है। यहाँ पर कंप्लेनेंट के ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन था, वो इम्पोज किया गया था। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं, हुआ क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो देखिए, ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 है, जो कि अराइज हुई है स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 3343 ऑफ 2022। और यहाँ दो क्रिमिनल अपील्स हैं, उसको कलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनस्क्रूपलस लिटिगेंट्स जो हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कि कॉस्ट है वो लगानी चाहिए, ताकि जो फ्रिमनेस है लिटिगेशन की, जो जैसे कोई कंसीलमेंट करते हैं फॉर केस फाइल करते समय, फॉल्सहुड या फॉर्म हंटिंग करते हैं, तो इसमें उन पर जरूर लगाम लगाना जरूरी है। और स्टेट एक्शंस भी हुए, जब कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं उनको भी सीरियसली रेप्रिमेंड किया जाता है। तो अब यहाँ पर केस में भी यहाँ पर माननीय कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो फॉरम में डाली गई थी, जिसका कोई टेरिटरी जुरिस्डिक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी केस फाइल किया गया और इनकरेक्ट फैक्ट्स और फ्रिवलेस रीजंस थे वो दिए गए, ताकि कंप्लेंट को एंटरटेन किया जा सके। अब क्लोजर लुक करने के बाद जो रिस्पोंडेंट के एक्शंस थे, जो रिस्पोंडेंट्स मींस जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके एक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट थे। उन्होंने जुरिस्डिक्शन का मिसयूज किया था, और जैसे ये केस था उसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एग्रीमेंट्स थे जो कि सिविल नेचर के थे, सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर आते थे। तो वो करने के बजाय रिस्पोंडेंट ने एक क्रिमिनल चार्जेस हैं वो लगाया, ताकि एक अब्यूज किया जा सके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। उनका मोटिव था ताकि पर्सनल वेंजेंस, मतलब बदले की भावना से, और ज्यादा देन की ट्रू जस्टिस की बजाय। तो यहाँ पर अननेसेसरी टर्निंग के सिविल मैटर को क्रिमिनल केस में बनाया, जिससे एक तो ओवरबर्डन होता है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, और वायलेट भी होता है फेयरनेस और राइट कंडक्ट ऑफ लीगल मैटर्स पे। तो अपेरेंट मींस ये मिसयूज करने से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने से ना सिर्फ ट्रस्ट हो, जो लीगल सिस्टम का जो ट्रस्ट है वो डैमेज होता है, लेकिन एक हार्मफुल प्रेसिडेंट भी में एक एग्जाम्पल भी बनती है अगर इसको ठीक से टैकल ना किया जाए। अब यहाँ पे एक कॉमन ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, जिसमें जो पिटीशंस फाइल की गई थी अपीलेंट्स ने, मींस 482 सीआरपीसी में उन्होंने समोनिंग ऑर्डर इनके अगेंस्ट में हुआ था, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट अपील्स है फाइल की गई है, मींस समोनिंग ऑर्डर इशू हुआ, समन्स इशू हुए अपीलेंट्स को, अपीलेंट्स हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन याचिका को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन थी, वो फाइल की गई। फैक्चुअल मैट्रिक्स मींस फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स को डिस्कस किया। एक जो है वो ऑनर है, मींस एक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और यहाँ पर कंपनी बताया गया, यहाँ जो एक कंप्लेनेंट है, मींस कंप्लेनेंट जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के जो मींस ऑनर है, उन्होंने FIR थी वो फाइल की थी, ये व्यक्तियों के नाम है, उनके अगेंस्ट में फाइल की थी। और 3 प्राइवेट कंपनीज को भी अक्यूज्ड बनाया गया था, और
जो 2 बिल्डिंग टेक है और एक और कंपनी, 3 कंपनियों को बनाया गया था और इंडिविजुअल्स के जो नाम बताए गए थे उन्हें, जो ऊपर नाम बताए गए हैं वो सब प्रमोटर्स थे तीनों कंपनियों के। और 2 अक्यूज्ड पर्सन थे वो हाई कोर्ट में गए थे, जो इनको क्वैश समनिंग ऑर्डर्स था, एफआईआर फाइल की गई थी, समनिंग ऑर्डर्स थे वो इशू किए गए थे, तो हाई कोर्ट गए थे। लेकिन हेयरिंग जब हुई तो कुछ भी पॉइंट आउट नहीं हुआ। जब हेयरिंग जब हुई कि ये मैटर जो है वो पेंडिंग है इस कोर्ट में और हाई कोर्ट में, कुछ भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया गया। कंप्लेनेंट ने बताया कि उन्होंने एक शॉर्ट टर्म लोन 5 करोड़ 16 लाख का एक बिल्ड टेक कंपनी है सो उसमें निवेश किया था, मीन्स लोन दिया था, और दूसरी कंपनी को 11 करोड़ 29 लाख का दिया था। अब कंप्लेंट में बताया कि जो उनका जो लोन था उसको डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया और प्रॉमिस दिया गया कि हाई रिटर्न आएंगे रियल एस्टेट बिजनेस से, और शेयर्स भी अलॉट किए गए थे उनको काफी हाई प्राइस पे। और कंप्लेनेंट के पास 21% शेयर होल्डिंग थे एक कंपनी की और दूसरी 4.53% थी शेयर होल्डिंग। अब यहां बताया गया कि जो शेयर प्लेज था, एग्रीमेंट था, वो फॉर्ज था और उसे एग्जीक्यूट किया गया था। एक जो अक्यूज्ड है वो इस समय जो कोर्ट ने उन्होंने अपनी याचिका नहीं लगाई थी, और एक अमालगमेशन स्कीम थी वो बनाई गई थी 2 बिल्डिंग टेक की, और ताकि उसे अमालगेट किया जा सके और एक और कंपनी के साथ, तो जिसकी वजह से शेयर होल्डिंग थी कंपनी की वो रिड्यूस हो गई थी। अब यहाँ पर कंप्लेंट में बताया गया कि सर्व नहीं किया गया था कंपनी का जो अमालगेशन हुआ था, उसको नोटिस था वो सर्व नहीं किया गया था, और लेकिन जो अमालगेशन था वो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव था, और जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो कभी भी फिजिकली हैंड ओवर नहीं किए गए थे कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट ने फर्दर कहा कि जब उन्होंने कहा कि लोन के साथ जो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ दे दें, तो ये बताया गया कि रियल एस्टेट मार्केट में काफी स्लम्प आया हुआ है, और उसके बाद कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया जाने लगा। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। फिर उसके बाद जो कंप्लेनेंट ने एक लीगल रिकोर्स है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में लिया और प्रेयर मांगी कि पुलिस स्टेशन कंप्लेंट में कि चीटिंग का केस और फॉर्जरी का अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाया जाए। और जब कंप्लेंट डाली गई तो कंप्लेनेंट ने जो एड्रेस है वो सो जगह का, नोएडा का और गौतम बुद्ध नगर यूपी का बताया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि केस बनता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट 420, 467 और 120 बी का, मींस चीटिंग का, फॉर्जरी का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्जशीट भी फाइल कर दी गई, और जो कि 29 दिसंबर 2020 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर ने 15 फरवरी 2021 को कॉन्फ्रेंस लिया और समन्स थे वो इशू किए। एप्लीकेंट्स ने 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट में याचिका डाली कि जो एफआईआर और समनिंग ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया जाए। पिटीशंस लेकिन खारिज कर दी गई। अब सेम जो है वो चैलेंज के यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला। सीनियर काउंसिल्स अपेयर उन्होंने अपनी अपनी सबमिशंस दी। अपीलेंट के काउंसिल्स ने कहा कि जो कंप्लेनेंट के पास ने इन्वेस्ट किया था 5 करोड़ 16 लाख का एक बिल्डिंग टेक कंपनी थी वहां पे, और 11 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपए एक दूसरी बिल्डिंग टेक कंपनी है वहां किया था, और इक्विटी शेयर्स थे वो अक्वायर किए थे। इन्वेस्टमेंट से पहले रेजोल्यूशन पास किया गया था कंपनी द्वारा, जिसमें मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 25/3/2011 को,
और जिसमें इन्वेस्टमेंट थी 11,29,50,000 की इक्विटी शेयर्स की अप्रूव कर दी गई थी, जो वो लगा रहे थे बिल्टेक पे। एक कंपनी है जो बिल्टेक की। और सिमिलरली एक और दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ था 26 अगस्त 2011 को, और इन्वेस्टमेंट जो थी इक्विटी शेयर्स की 5,16,00,000 की अप्रूव कर दी थी दूसरी बिल्डिंग टेक कंपनी में। ये कंप्लेनेंट का केस था कि एक शॉर्ट टर्म लोन था वो दिया गया था कंपनी द्वारा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन जो है कंपनी द्वारा किया है वो कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड्स है, क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन था वो कंपनी द्वारा लिया गया था कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इक्विटी शेयर्स पे। और जो दोनों रेजोल्यूशंस थे वो यहाँ पर कोर्ट के समक्ष रखे गए। पहला रेजोल्यूशन में क्या था, दूसरे रेजोल्यूशन में क्या था। और जो 2012 में जब पेटिशन जब फाइल की गई थी, एक पेटिशन फाइल की गई थी, अमालगमेशन हुआ था दोनों बिल्डिंग टैंक कंपनी का। एक दूसरी एक कंपनी थी, जो अमालगमेशन पेटिशन थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है एक नोटिस भी इशू हुआ था शेयर होल्डर्स को दोनों कंपनीज का। नो ऑब्जेक्शन रेज तब ना तो कंप्लेनेंट ने किया ना ही कंपनी ने किया किसी भी स्टेज पे। 20 फरवरी 2013 को स्कीम ऑफ अमालगेशन थी जो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी थी, और कंपनी के पास 3,74,280 शेयर्स थे एक कंपनी के, जिसके साथ अमालगमेट किया गया था। 8 फरवरी 2023 को एक लेटर था वो एक लिखा गया था, एक दोनों बिल्डिंग टेक जो बिल्टेक कंपनीज हैं उन्होंने कंप्लेंट को लिखा था कि वो सरेंडर करें अपने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स थे, ताकि वो न्यू सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रदान कर सकें। 1 साल की अमालगमेशन के बाद 31 जनवरी 2014 को एक कंपनी है सो एंड सो ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जो कि कंपनी थी कंप्लेनेंट की, उन्होंने एक एप्लीकेशन थी दिल्ली हाई कोर्ट में डाली कि जो अमालगमेशन का जो ऑर्डर है उसे रिकॉल कर दिया जाए, क्योंकि वो पास बिना नोटिस के कंपनी के पास किया गया है, उनकी कंपनी को कोई नोटिस नहीं इशू हुआ है। दूसरा ग्राउंड ये रेज किया गया कि अदर ग्राउंड्स भी रेज किए गए, वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो एप्लीकेशन थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, डिसमिस कर दी 15 मार्च 2016 को। डिटेल ऑर्डर बताया कि सारे इश्यूज जो थे वो रेज किए गए थे। वो डिटेल ऑर्डर को कंप्लेनेंट ने चैलेंज नहीं किया, ना ही कंपनी ने चैलेंज नहीं किया किसी भी आगे, तो ये फाइनलिटी पे आ गया वो ऑर्डर। अब एफोर्सेड प्रोसीडिंग्स में थी जब 8 अक्टूबर 2014 को एक जो है उन्होंने लिखा, एक अक्यूज्ड है उन्होंने लिखा, जो कि कोर्ट के समक्ष नहीं है, उन्होंने कोई याचिका नहीं डाली, उन्होंने लिखा कि जो शेयर्स थे कंपनी के वो प्लेज हुए हैं उनके पास, और वो भी एक रिकॉर्ड में है। तो जो हाई कोर्ट ने इसको भी डील किया था। 2 साल के होने के बाद एप्लीकेशन जो फाइल दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो उसके 2 साल के बाद कंप्लेंट है वो फाइल की गई थी गौतम बुद्ध नगर का एड्रेस बता के, जो कि इन क्वेश्चन में है। वो रजिस्टर्ड हुई थी 29 जुलाई 2018 को। अब अपीलेंस की सबमिशन थी कि ये सिविल डिस्प्यूट था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी कॉर्पोरेट्स के बीच में, और एक क्रिमिनल केस का कलर दिया गया है। कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं था, कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है जो गौतम बुद्ध नगर का बताया गया, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस थी न्यू दिल्ली में ली गई थी, और जो पार्टीज भी नई दिल्ली की हैं, और कंप्लेंट लेकिन फाइल चूंकि कंप्लेंट है वो गौतम बुद्ध नगर में फाइल की गई, और जो एड्रेस कंप्लेंट ने दिया था वो सो एंड सो जगह मींस गौतम बुद्ध नगर का बताया था पता, जो कि कंप्लेनेंट का नहीं है ना ही उनकी किसी कंपनी का है। इससे साफ जाहिर पता चलता है, एस्टेब्लिश्ड होता है कि कंप्लेंट जो फाइल की गई थी वो अपीलेंट्स को हरास करने के लिए डाली गई थी, और डिस्प्यूट था वो ऑलरेडी आर्बिट्रेशन के तौर में रेफर किया जा चुका है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, और कंपनी ने जो है क्लेम जो है वो ऑलरेडी फाइल किया हुआ है सोल आर्बिट्रेटर के सामने, और यहाँ इसके बाद भी कोई केस नहीं बनता अपीलेंट्स के अगेंस्ट में। कोई एलिगेशन नहीं थी कि किसी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्ज किया गया हो। एक सिंपल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, आर्म ट्विस्टिंग मेथड यूज किया गया कि रिकवर ड्यूज को रिकवर करने के लिए, जो कि नहीं किए जा सकते इस मतलब सर्कमस्टांसेस पे।
अपीलेंट का आर्गुमेंट्स के साथ एक जजमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मींस रेफरेंस के तौर पे रिलायंस की गई, रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की। फर्दर सबमिशन किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना माइंड है वो यूज नहीं किया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज किया है, जिसकी वजह से समोनिंग ऑर्डर पास किया गया है, वो जो कि समोनिंग ऑर्डर भी नॉन स्पीकिंग इन नेचर है, मींस कोई ग्राउंड्स नहीं बताए गए, और हाई कोर्ट ने भी जो आर्गुमेंट्स थे वो कंसीडर नहीं किए, इसलिए खारिज कर दी। और रिस्पोंडेंट ने अपने सबमिशन दिए। अब कोर्ट की फाइंडिंग्स पे हम आते हैं। कोर्ट ने पाया, देखिए कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये पाया कि जो कंप्लेंट थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा फाइल की थी, एफआईआर क्वेश्चन में थी, वो रजिस्टर्ड हुई थी 29 जुलाई 2018 को। कंपनी का जो एड्रेस था वो नोएडा का बताया गया, सेक्टर 2 नोएडा सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर, जो कि प्रेजेंट एज वेल एज द परमानेंट एड्रेस था। लेकिन यहां पर कोर्ट ने पाया कि एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है कंपनी कंप्लेंट द्वारा दी गई है। जो कंपनी ने जो एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, ग्लोबल थी जो कंपनी 25 मार्च 2011 को, वहां से साबित होता है, वो एविडेंट है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस था उस ग्लोबल कंपनी का वो एक लोकेटेड थी एट ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नई दिल्ली। वो कंपनी जो रेजोल्यूशन पास किया था वहां एड्रेस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का बताया गया था जो न्यू दिल्ली था। जब हेयरिंग के समय भी ये अनडिस्प्यूटेड था कि वो जो ग्लोबल कंपनी है कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है नोएडा में, और ना ही कोई प्लेस को रेंट किया गया है। और जो फिल्म का जो एड्रेस था वो सिस्टम कंसर्न नहीं है जो उनकी कंपनी है। और सिमिलरली जो केस था वो रेफरेंस दिया गया था अक्यूज नंबर 2 और 3 ने भी, और जो कि अपीलेंट्स हैं इस कोर्ट के समक्ष, कि इनकम्प्लीट एड्रेस जो है वो मेंशन किया गया था कि वो रेजिडेंट्स हैं सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर के। ये पोजीशन सेम थी कि जो दोनों बिल्डिंग टैंक कंपनी थी और कंप्लेनेंट ने इन्वेस्ट करोड़ ऑफ रुपीस किए थे इक्विटीज में, जो दोनों कंपनीज बेस्ड थी न्यू दिल्ली की। अब यहाँ पे उनका जो बिजनेस है वो नई दिल्ली में चल रहा था, उसके बाद भी तो यहाँ पर इस कोर्ट ने पाया कि एक फॉल्स ज्यूरिसडिक्शन को क्रिएट किया गया जो कि एक बनता नहीं है यहाँ पे। तो फॉल्स जो कंप्लेंट थी वो एड्रेस थी अक्यूज ने दी थी, जो कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, ना ही एफआईआर में वो मेंशन था एड्रेस जो गौतम बुद्ध नगर का बताया था। एड्रेस जो था वो इनकम्प्लीट था, सिर्फ इतना लिख देने से कि सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर चार्जशीट में। ये जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो डीड मतलब जो एड्रेस बताया था वो एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली का था, और अक्यूज्ड भी जो थे वो न्यू दिल्ली के रेजिडेंट्स थे। और पार्टीज के जो एड्रेस थे वो ये बताए गए हैं, उन्होंने पूरा चार्ट बनाया है। कंप्लेनेंट जो हैं वो नई दिल्ली के हैं, पंचशील पार्क नई दिल्ली के। सपोर्टिंग विटनेस जो हैं वो भी पंचशील पार्क न्यू दिल्ली के हैं, और कंप्लेनेंट की जो कंपनी थी वो भी ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली में थी। अक्यूज नंबर 1 जो है वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, अक्यूज नंबर 2 जो है वो शांति निकेतन न्यू दिल्ली में है, और अक्यूज नंबर 3 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली में थे। अक्यूज नंबर 4 भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था। अक्यूज की कंपनी भी जो है वो जंगपुरा रोड भोगलगी में बताई गई है, और अक्यूज्ड कंपनी जो अमालगमेट हुई थी वो भी सेकंड फ्लोर ग्रीन पार्क एक्सटेंशन साउथ दिल्ली में थी, और अक्यूज्ड की कंपनी जो थी बताई गई थी वो भी जंगपुरा एक्सटेंशन में थी। तो अब यहाँ पर एड्रेसेस बताए थे जो कि सिग्नेटरी है कंप्लेंट के, जिसके बेसिस पे जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उन्होंने नोएडा का बताया था, और लेकिन जो एड्रेस जहाँ था वो दिल्ली का था। वो एड्रेस जो है वो बताया नहीं गया था, जो नोएडा का एड्रेस था नहीं बताया था, इवन पेरेंटेज भी मेंशन नहीं थी। सेकंड पर्सन जिन्होंने चार्जशीट में बताया था जो कि सपोर्टिंग विटनेस हैं, उन्होंने भी अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो है वो पुलिस स्टेशन हौसखास का बताया था। और सिमिलरली पोजीशन जो तीसरे थे उन्होंने जो सपोर्टिंग विटनेस थे उनका भी यही एड्रेस था। तो आज जितने भी जो विटनेसेस थे वो इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस में, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के उन्होंने कॉजनेस ले लिया और समन्स था वो इशू कर दिया। कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड और कोई रीजंस थे नहीं असाइंड किए उस ऑर्डर में। मजिस्ट्रेट ने इतना भी कंसीडर नहीं किया कि जो एड्रेस है कंप्लेनेंट का अक्यूज्ड का वो जो है जो कि डायरेक्टर्स हैं उनका भी वेरीफाई नहीं किया पूरा, देखा नहीं, कुछ एनालाइज नहीं किया।
और ये कंप्लीट लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड थी मजिस्ट्रेट द्वारा, जिन्होंने कॉजेंस लिया और समन्स इशू किए। अब एलिगेशन पे आते हैं। पहले तो टेरिटरी जुरिस्डिक्शन था, अब एलिगेशन पे आते हैं। कंप्लेंट ने मिसलीड किया था कि एडवांस लोन, कंप्लेंट की एलिगेशन थी कि उनका जो उन्होंने एडवांस लोन दिया था उसको कंप्लेंट ने यहाँ पर बताया, कोर्ट को मिसलीड किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एडवांस लोन था वो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर अपीलेंट ने 2 रेजोल्यूशंस बताए थे, जो कि 25 मार्च 2011 का था और 26 अगस्त 2011 का था, जो कंपनी द्वारा दिया गया था, जिसमें डिसीजंस थे लिए गए थे कि कंप्लेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे। दोनों जो बिल्डिंग टेक कंपनी है, जिसमें 16 करोड़ मींस 5 करोड़ 16 लाख का था और 11 करोड़ 29 लाख का था। तो रेजोल्यूशन जो पास किया गया था वो कंप्लेनेंट्स ने डिनाई नहीं किया था, 11 करोड़ 29 लाख 50 हजार। तो कंप्लेनेंट्स ने यहाँ पर इंड्यूस किया था कि उनका जो लोन था, एडवांस लोन था, उसे डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि टोटली फॉल्स था। इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जो कि टोटली फॉल्स था। एक डिलिबरेट डिसीजन था वो लिया गया था बोर्ड द्वारा, और जो कि कंपनी के जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें मेंशन है, नजर आता है। तो यहां से एक साफ पता प्रतीत होता है कंप्लेंट ने मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया है, जो कि उनकी नॉलेज में थे जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी। और जो फैक्ट्स थे वो कि ये कंपनी जो मर्ज हो गई है दूसरी कंपनी के साथ, तो वो भी जो है यहाँ पर कोर्ट ने नोट किया। अब यहाँ पर बताया कि जो कंपनी पिटीशन थी वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट में कि इस कंपनी का जो बिल्डिंग टेक है वो दूसरी कंपनी, एक और कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है। तो ड्यू नोटिस भी इशू हुए थे स्टेक होल्डर्स के और क्रेडिटर्स को, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिकेशन किया गया था। कंप्लेनेंट ने उस समय कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया था हाई कोर्ट के समक्ष। सारे मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद हाई कोर्ट ने मर्जर एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था, और इसकी वजह से जो दोनों बिल्डिंग टेक कंपनीज हैं वो एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी। 1 साल के बाद कंप्लेंट कंपनी ने एक कंपनी एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी कि इस ऑर्डर को रिकॉल कर दिया जाए। ग्रीवेंस ये रेज की गई थी कि जो ऑर्डर ऑफ जो मर्जर पास किया गया है बिना नोटिस दिए, कंपनी को नोटिस नहीं मिला है, और चूंकि उनके पास सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ शेयर्स है दोनों कंपनी के, और एप्लीकेशन लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी 15 मार्च 2016 को, जो कि कंपनी द्वारा चैलेंज नहीं की गई, वो फाइनलिटी पे आ गया था ऑर्डर। और यहाँ पे एक और बात नोट की गई कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी रिकॉल की, जो मर्जर हुई है उसको रिकॉलिंग के लिए, वो भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कंप्लेनेंट ने कि उन्होंने एक एडवांस लोन दिया है जो कि कन्वर्ट कर दिया गया डेप्ट इक्विटी में। सिर्फ इतना मेंशन किया था उसमें कि कंप्लेनेंट जो है वो एक शेयर होल्डर है ट्रांसफरर कंपनी के, और उसकी वजह से जो मर्जर हुआ था परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग का एंड द शेयर वैल्यू ऑफ द डिसीज्ड। तो यहाँ पर कहीं भी प्लीड नहीं किया, कहीं मेंशन बताया नहीं, याचिका में कहीं नहीं बताया कि जो शेयर्स थे कंपनी द्वारा थे वो मॉर्टगेज कर दिए गए थे एक जो अक्यूज्ड के द्वारा, जिस डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करने के बाद ये मर्ज कर दिए गए थे। ये एक नई स्टोरी थी, वो फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कंप्लेंट वाला बिल्डअप की गई है, सिर्फ पुलिस को दी गई है ताकि एक क्रिमिनल कलर दिया जा सके, जो कि कमर्शियल जो कि ये केस एक कमर्शियल इन नेचर केस था, उसको क्रिमिनल शेप देने के लिए ऐसे किया गया था। और उसके बाद बताया कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी कंप्लेंट द्वारा उसको माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। उसका ऑर्डर आया था 15 मार्च 2016 को, जो कि कंप्लेंट थी वो पुलिस को दी गई 29 जुलाई 2018 को, 2 साल के बाद। मींस हाई कोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी उसके 2 साल बाद कंप्लेंट दी गई, 2 years and 4 months, मींस लगभग 2 साल 4 महीने के बाद दी गई। और कंप्लेंट ने कंप्लीट डिटेल्स थे वो भी मेंशन नहीं किए थे कि इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जो खारिज हो गई, इसमें भी कंप्लेंट में मेंशन नहीं किया था कि उन्होंने रिकॉल करने के लिए, मर्जर के रिकॉल करने की एप्लीकेशन डाली थी, वो डिसमिस हो गई थी। सिर्फ इतना कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो हाई कोर्ट में डाले हुए हैं हमने, और जो फाइल हुए थे अमालगमेशन एप्लीकेशन को, और सर्टेन फैक्ट्स जो है वो उनको बाद में पता चले, लेकिन जो एप्लीकेशन थी रिकॉलिंग की वो मेंशन नहीं की थी, और ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन हुआ है उसको जो एप्लीकेशन थी मेंशन नहीं की थी। और इस तरह के जो नॉन डिस्क्लोजर करना रेलेवेंट फैक्ट्स को
एक डिलिबरेट और मिस्चीवियस अटेम्प्ट बनता है कंप्लेनेंट की साइड से, जिन्होंने मालिशियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी अपने अल्टीरियर मोटिव्स के साथ। तो यहां पर एक नोटिस किया कि एक प्लेन और सिंपल ट्रांजैक्शंस थी बिटवीन दी कॉर्पोरेट्स कंप्लेंट केस में, कि उन्होंने क्या कि वो शॉर्ट टर्म लोन दिया था 2010 में सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो कोई भी इन्होंने स्टेप्स कंप्लेंट ने नहीं लिए कि उस लोन को रिकवर किया जा सके। और जब एफआईआर जो है वो 2018 में रजिस्टर्ड की गई थी, लगभग 8 साल 7 महीने के बाद। तो कंप्लेनेंट्स को पता चला कि ये कंपनी जब मर्ज हो गई है दूसरी कंपनी के साथ, वो 2013 में ही पहुंच चुकी थी डिसमिस, जबकि इनकी एप्लीकेशन थी रिकॉलिंग ऑफ मर्जर ऑर्डर की, वो डिसमिस हो गई थी 15 मार्च 2016 को। उसके बाद भी कोई स्टेप्स नहीं लिए कि अमाउंट को रिकवर किया जाए। सिर्फ 2 साल के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। तो यहां से साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि ये इल डिजाइन्स हैं वो कंप्लेनेंट द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि इल डिजाइन्स कंप्लेनेंट द्वारा किए गए हैं। इंटायर फैक्चुअल मैट्रिक्स था और टाइम लाइंस क्लियरली बताती हैं कि कंप्लेनेंट डिलिबरेटली और अननेसेसरली सब्सटेंशियल डिले किया और वेट किया और अपॉर्चुनिटी मूवमेंट को, कि ताकि फॉल्स और फ्रिवलेस लिटिगेशंस है वो चलाई जा सके। फर्दर ये भी नोटिस किया हाईकोर्ट ने कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था, एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी अपीलेंट द्वारा, वो एक आर्बिट्रेटर के पास जो है दिल्ली हाईकोर्ट में अपॉइंट किया जा चुका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर था वो अपॉइंट किया जा चुका है, जो कि ऑर्डर आया था 15 मई 2019 को, ताकि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। और अभी वो मैटर जो है वो पेंडिंग है। इस डिस्कशन के बाद हमने कोर्ट ने पाया कि जो एफआईआर जो है क्वेश्चन में, वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, इसे एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तौर पे किया गया है, तो इसे क्वैश कर देना चाहिए और इसे क्वैश कर दिया। अपील्स को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। अब इम्पिंज्ड ऑर्डर था वो हाई कोर्ट का, उसको सेट असाइड कर दिया। एफआईआर जो सो नंबर की थी, रजिस्टर्ड हुई थी गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन में, उस और सारी सब्सिक्वेंट पुलिस प्रोसीडिंग्स थी जो अपीलेंट्स के अगेंस्ट में थी, वो उसे क्वैश कर दिया। अब जजमेंट देने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि ओपन रिमार्क्स भी कोर्ट ने दिए। रिस्पोंडेंट के बारे में बताया कि उन्होंने मिसयूज किया लीगल सिस्टम को और फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट थी वो डाली, और जो नेसेसरी फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज नहीं किए, तो इसलिए उन पे कॉस्ट लगनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन एफआईआर जो कि नोएडा में की गई, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस थे वो दिल्ली में थे, तो इससे साफ पता चलता है कि विशफुल फॉर्म शॉपिंग कंप्लेंट द्वारा की गई है, जिससे सीरियस डाउट बनते हैं उनकी बोनाफाइडनेस पे, कंप्लेंट की बोनाफाइडनेस पे। कंप्लेनेंट ने रेमेडी ऑलरेडी ले चुके थे, अमालगमेशन की ऑर्डर जो आज आ गया था दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा, लेकिन जो रिकॉलिंग एप्लीकेशन जो था वो हाईकोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी थी। उसके बाद में कंप्लेनेंट ने जुडिशियल मैकेनिज्म को चूज किया और अपनी ग्रीवेंसेस को रेज किया। क्रिमिनल कंप्लेंट जो फाइल की गई थी, एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी अपीलेंट्स अगेंस्ट में, जबकि एक कमर्शियल नेचर डिस्प्यूट था। इस तरह का जो इल इंटेंशन अब्यूज ऑफ पावर जो की गई है लीगल मशीनरी की, जो कि अफेक्ट पड़ती है पब्लिक ट्रस्ट की जुडिशियल फंक्शनिंग में। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये सारे जो देखने के बाद कंप्लेंट्स पे हम जो है कॉस्ट लगाते हैं, ताकि अदर्स जो लोग हैं इस तरह के अब्यूज ना करें, जुडिशियल रेमेडीज का अब्यूज ना करें। जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने 25 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई रिस्पोंडेंट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि 4 वीक्स के अंदर ये डिपॉजिट कर दें विद रजिस्ट्री और ऑफ दिस कोर्ट। रिसिप्ट लेने के रिसिप्ट ऑफ दिस सेट अमाउंट जो सेम जो है ट्रांसमिटेड कर दी जाएगी इक्वल अमाउंट टू दी SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, SCORA सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को, ताकि वो यूटिलाइज कर सके डेवलपमेंट और बेनिफिट्स दे सके मेंबर्स को। जनवरी 11, 2024 का ये जजमेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।